हेलो, हेलो। द फर्स्ट एपिसोड ऑफ किताब किताब पे पे चर्चा। चर्चा। हाँ, ये स्पिन ऑफ है कविता पे चर्चा का। हाँ, हाँ, इस पे हम किताबों सरप्राइज सरप्राइज किताबों पे बात होंगी। किताबों पे बात करेंगे। ग्रेट आइडिया ऑब्वियसली। हम्म। तो पहले प्रॉब्लम ये थी कि कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे होगा, हाँ, जॉनरा के हिसाब से होगा, राइटर के हिसाब से होगा, या फिर ऐसे ही किताब रैंडम रैंडम किताबें था ना हमारे हाँ, पास ऑप्शन। हाँ। तो अब सिलेक्ट हुआ है कि एक किताब ये लाएगा, एक किताब आदित्य लाएगा, एक किताब गौरव लाएगा जो मैं हूँ। हाँ। और उसको बेचेंगे हम एक तरह से कि देखो कितनी अच्छी है, मुझे ये पसंद आया, मुझे अच्छा नहीं हाँ, लगा, ये नया था, ये पुराना था, जो भी देखा जाएगा कि उसके किताबों बारे को में जो एंडोर्स करेंगे हम। हाँ जो उन किताबों के बारे में बोला जा सके। हाँ। ज़रूरी नहीं है हर बार अच्छी किताब पे बात हो, कोई किताब पे इतनी और नफरत हो कि उसे गाली देने और का मन ये भी करे। जरूरी नहीं है कि हर किताब के पॉजिटिव साइड्स ही हम गिनाएं बैठ के। हाँ जो क्रिटिसाइज करने वाली बातें हैं वो भी करेंगे हम। हाँ, और ज़रूरी नहीं है हर बार हम अच्छी ही किताब के ऊपर बात करें। क्या हाँ, पता किसी दिन की घटिया किताब पे कि इस किताब से मेरे को नफरत क्यों है, सही बात है। मैं अपने रूह से एकदम बिल्कुल डेप्थ से क्यों इस किताब से और नफरत जरूरी ये भी नहीं है कि हम जिन किताबों की तारीफ करें वो लिसनर्स को पसंद ही आए, हम्म, क्योंकि सबका अपना अपना चुनाव होता है। बिल्कुल होता है। तो आप शुरू करो भाई, तुम किसी आप क्या बात का बेचना है दावा नहीं कर रहे हैं हमें। हाँ। आज, आदित्य आज क्या बेचना है? आज मैं जो बेचूंगा, जिस पे चर्चा होगी, वो है शिकारी। शिकारी। शिकारी द हंट। हम्म। ओरिजिनली रिटन बाय यशवंत चित्तल। हाँ, यशवंत चित्ताल, चिट्टाल, चित्ताल, हाँ। जैसे भी बोल सकते हैं। उन्होंने ये किताब कन्नड़ भाषा में लिखी थी कन्नड़ है। ओरिजिनली। हाँ। फिर ट्रांसलेट की गई ये किताब इंग्लिश में प्रतिभा उमाशंकर नाडिगर नदी, हाँ जो भी। नदीगर या नाडिगर के द्वारा। सॉरी फॉर बैड प्रोनाउंसिएशन। और इस वाले पार्ट को कोई नहीं, अब बच जाने दो थोड़ा बहुत फोन, ठीक है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई थी प्रतिभा उसे उमाशंकर। साइलेंट पे डाल दे। प्रतिभा उमाशंकर ने इसे ट्रांसलेट किया था। अभी हाल ही में 2016 में आई है शायद ये। हाँ, तो अब आगे मतलब तो ये ट्रांसलेट हो गई। ट्रांसलेट होने इंग्लिश तक में हुई। हमने बात कर ली थी। तुम बताओ भाई, तुम किस किताब पे चर्चा कर रहे हो आज? पहले आप, अच्छा चलो मैं बता देता हूँ पहले इंट्रो कर लेते हैं। हाँ, लिहाफ। ठीक है। इसमत चुगताई 1942 में लिखी गई थी उर्दू में, और एक उसके लिए लिखी गई थी जर्नल के लिए, ठीक है। मैगजीन टाइप के लिए, और मैगजीन का नाम था अदब ए लतीफ़ा। अदब ए लतीफ़ा। अदब ए लतीफ़ या लतीफ़ा, ठीक है। उसके लिए लिखी गई थी 1942 में, गुलाम भारत में। और उर्दू में लिखी गई थी। मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा है। उनकी किताब कहानियों का कलेक्शन है, प्रतिनिधि कहानियाँ, राजकमल से प्रकाशित है, तो उसमें पढ़ी थी। और आगे बात करेंगे, पहले तुम ठीक है। अपनी शिकारी शिकारी चालू कर दो। शिकारी को कंटिन्यू करते हैं। तो शिकारी में जो मेन कैरेक्टर, जिसे हम प्रोटागोनिस्ट भी कहते हैं, प्रोटैगनिस्ट या हाँ, तो वो मेन कैरेक्टर है नगप्पा। नगप्पा मेन कैरेक्टर है इस किताब का। और नगप्पा एक साधारण है, साधारण कॉमन मैन है, एक आम आदमी है जो कि हद से ज़्यादा ही कहो। हाँ, जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता है। हाँ, और देखा जाए ये किताब आई थी 90s में या हाँ। लेट 80s में, तब ठीक से ग्लोबलाइजेशन भी नहीं हुआ था देश नहीं का, हुआ था। हो ही नहीं था एक्चुअली, चालू ही नहीं हुआ था। तब भी यशवंत चित्ताल ने देख लिया था कि जब एमएनसी आएगी तो ये क्या होगा। होगा। हाँ, अंदर की बातें बिल्कुल हाँ। हैं इस किताब में। और बहुत बारीकियां हैं इस किताब में। अगर आप चाहें कि इस किताब को एक बार में पढ़ के 100% फिगर आउट कर लें तो शायद पॉसिबल नहीं है। बहुत लेयर्स हैं, बहुत साइकोलॉजिकल बातें हैं इसमें। जो ट्रांसलेट करा है जिन्होंने, प्रतिभा उमाशंकर जी ने, उन्होंने लिखा भी है ट्रांसलेटर्स नोट में कि ये किताब इतनी आसान नहीं है। क्योंकि जब इन्होंने पहली वाली किताब पढ़ी थी, इन्होंने खुद ही लिखा है, तो इन्हें समझ में आ गया था कि ट्रांसलेट करना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा। हाँ, क्योंकि यशवंत चित्ताल ने जैसे लिखा है चीज़ों को, जितनी गहराई से और जैसे 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 मोड़ दिए हैं, वो आसानी से ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। इन्होंने खुद ही बात लिखी है। तो और इवन ये भी लिखा है कि रीडर के लिए भी इसे पढ़ना एक डाउंटिंग टास्क होगा, एक चैलेंजिंग टास्क ही। होगा, और है भी। जो है बहुत ज़्यादा। है भी। तो बाकी इस कहानी का प्लॉट ये है कि नगप्पा एक इंडस्ट्री में, एक कंपनी में काम करता है, केमिकल इंजीनियर होता है शायद नगप्पा। हाँ हाँ। हाँ हाँ, ठीक और जो मेन कैरेक्टर है इसमें नगप्पा, वो अपने अतीत से बहुत परेशान है। वो अपने अतीत का शिकार है एक तरह से। है। अगर हम थोड़ा सा प्लॉट, मैंने भी क्योंकि पढ़ी है हाँ। नॉवल, अगर किसी ने फ्रांस काफ्का की द ट्रायल पढ़ी है ना, तो ये उससे इंस्पायर्ड है बहुत ज़्यादा। एक इंसान है, उसका बर्थडे है,
और उसको पुलिस उठाने आ जाती है, नोटिस दे के चली जाती है कि तेरे पे केस हुआ है, ठीक है। तेरी सुनवाई होगी। ट्रायल में ये होता है, इसमें क्या होता है, कंपनी से लोग आते हैं, बोलते हैं कि तू ऑफिस मत आइयो, हाँ तेरी सुनवाई होगी, जब सुनवाई होगी तू छूटेगा कंपनी से, तब काम करेगा, तब काम करने का, अब तक घर पे रहे। और उसे परेशान करते हैं, इधर जा और उधर जा। तो किताब काफ़ी काफ्काएस्क है। काफ्काएस्क, अगर जिसको नहीं पता कि ये काफ्काएस्क होता है, कि फ्रांस काफ्का के लिटरेचर से इंस्पायर्ड है वर्ड पूरा, कि लाइफ के या ब्यूरोक्रेसी के सर्कल में फंस जाना काफ्काएस्क होता है किसी भी चीज़ का। कि आप सेम चीज़, मंडेन चीज़ें रोज रोज कर रहे हैं, उसका पता है तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं आना, पर तुम कर रहे हो। जैसे आजकल कंपनियों में असेंबली लाइन होती है, हाँ हाँ तो किसी वर्कर को असेंबली लाइन पे खड़ा कर दिया और दिन भर उसका काम है सिर्फ पैकेट्स उठा के डालना। हाँ हाँ, पर एटलीस्ट वो कुछ अचीव तो कर रहा है ना, पैकेट उठा के डाल रहा है। काफका इसका मतलब है कि तुम, काफका इसमें समझाता हो ब्यूरोक्रेसी। हाँ तुम सरकारी दफ्तर में जाते हो, एक कागज उठाते हो यहाँ देते हो, यहाँ से कागज उठाते हो वहाँ देते हो, यहाँ पे बोलते हो मुझे ये कराना है, वो कहते हैं नहीं नहीं वहाँ होगा, और फिर वो बोलते हैं यहाँ होगा, और तुम पूरी जिंदगी, पूरा साल 6 महीना जिंदगी भर धक्के खाते हो, कुछ होता ही नहीं है। ये है काफका इन द रियल सेंस, कि ब्यूरोक्रेसी से इतना परेशान हो जाना कि उस लाइफ का मतलब नॉन एंडिंग सर्कल लगे, ठीक है। और उससे निकलने का एक ही तरीका है मर जाना। अच्छा, ये भी काफका बहुत गलत रास्ता है, मतलब बहुत है ना। नहीं, काफका हो जाती है ना चीजें, चेन बहुत वैसा हो गया ना फिर, कि अगर निकलने के लिए मरना पड़े। हाँ तो मतलब तुम फंस जाते हो ना काफका इस सर्कल में, इसलिए तो मैं जो कह रहा था ना, वो ये था, वो हिस्ट्री का एक पार्ट मैंने कहीं पढ़ा था, कि ये जो आजकल मोटिवेशन होता है, हर जगह हम देखते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, इंस्पिरेशनल स्पीकर्स होते हैं। पहले ये नहीं था, ये इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई। जब पहली बार इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ना, जब पहली बार एमएनसीज आई, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कल्चर शुरू हुआ, तो ऐसे कई काम थे जो लोग आइडियली नहीं करना चाहेंगे। कोई नहीं चाहेगा कि वो 8 घंटा असेंबली लाइन पे खड़ा होकर पैकेट्स उठाता रहे। ये किसी के लिए भी बहुत बोरिंग काम है, किसी के लिए भी। तो 6-7 दिन 8 दिन में ही वो इंसान बोर होने लगता है अपने काम से। तो इस बोरियत को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने इंट्रोड्यूस किया एक पूरी चेन ऑफ, एक नई इंडस्ट्री अमेरिका ने खड़ी करी, जिसको मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं। मोटिवेशन देना, मोटिवेशनल स्पीकिंग, पूरा ये अमेरिका से ही ये ट्रेंड शुरू हुआ। आजकल हमारे यहाँ भी बहुत है, हर जगह है, ताकि वो काम उनसे करवाया जा सके जो काम बहुत बोरिंग है, करने योग्य भी नहीं है, लोग छोड़ना चाहते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर एंड में करता क्या है ना, कि तुम्हें यूजलेस चीज़ों में खूब दिखाता है ना, कि दिखाता है एग्जैक्टली। हाँ, तुम कर लोगे 20,000 की नौकरी करो, पर हाँ तुम कुछ कर रहे हो, कुछ अचीव कर रहे हो, अचीव कुछ नहीं हो रहा है, जीरो हो रहा है। सही बात है। आगे किताब पे वापस, तो किताब पे वापस आते हैं, तो मोटा मोटी प्लॉट बता दो एक। तो नगप्पा अपने पास्ट से बहुत परेशान है, अपने अतीत में फंसा रहता है, बल्कि यूं कहें कि अतीत को याद भी नहीं करना चाहता, इतना डरा रहता है। और इसका कारण ये है कि उसका बाप, स्पॉइल मत करना, नहीं, उसके पिता ने कुछ ऐसा किया उसके साथ और उसके बहनों के साथ भी, उसके बहन के साथ भी, कि वो उस घटना को याद नहीं करना चाहता। और जब कोई याद दिलाता है तो वो उसका दुश्मन सा बन जाता है। वो फिर उस इंसान को डिसलाइक करने लगता है कि तुम मुझे क्यों याद दिला रहे हो ये चीज़ें। तो एक तो ये बात है। दूसरी एक इस किताब की बात है ना, कि जो मेन कैरेक्टर है वो अपनी साइकी में बहुत रहता है, मतलब डे ड्रीमिंग बहुत करता है। वो कहीं बैठे बैठे कुछ भी सोचने लग जाता है, और रीडर को ये विश्वास हो जाता है कि जो सोच रहा है वो सचमुच की घटना है, ये हो रहा है। पर बाद में चल के ये पता लगता है कि नहीं, ये सिर्फ वो सोच रहा था, उसकी सोच में एग्जिस्ट करता था ये। तो डे ड्रीमिंग बहुत है इसमें, बहुत साइकोलॉजिकल बातें हैं, फिलॉसफी बहुत है। हाँ। जब उसका वो होता है ना, मतलब ये तो अपने किताब के ट्रेड्स बता दिए, मतलब प्लॉट पूछ, तो क्या मतलब कहानी, प्लॉट देखो, प्लॉट ये होता है कि नागप्पा है, हमारा प्रोटैगनिस्ट है, वो उसके घर पे एक दिन एक लेटर आता है, उसमें लिखा है कि भाई साहब आप नौकरी पे नहीं आ सकते हैं जब तक आपका, हाँ, तो क्योंकि आप पे जुर्म का वो है कि आपने एक्सप्लोजन कराया है। अब वो इसमें फंस गया कि वो नौकरी नहीं जा सकता, तो अब उसके पास का थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे हैं, तो वो कभी इधर फिरता है और कभी उधर फिरता है, और उसको हर हफ्ते लेटर आता है कि आज इधर वाली ब्रांच में आ जाओ और आज उधर वाली में। और अपने आपको बेकसूर प्रूव करना उसका पूरा एम है। ये प्लॉट है, ये तो प्लॉट है, पर जॉनरा भी बताना गलत नहीं होगा अगर जॉनरा में बताऊं कि हाँ सही बता रहा है। हाँ, मैं जस्ट कह रहा हूँ कि प्लॉट, क्योंकि देखो बहुत लोग सिर्फ प्लॉट की वजह से कहानियां पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि है तो फिक्शन ही एंड में। बिल्कुल फिक्शन पढ़ा जाता है प्लॉट की वजह से। तो चलो प्लॉट पे भी अगर आए, नहीं वो पूरा कर पहले, क्या जो तू बता रहा था। नहीं, मैं यही फिलोसफी जा रहा था, एक वर्ड ही कह रहा था मैं कि फिलोसफी है, और फिलोसफी पूरे बुक में नहीं आता है, सिर्फ एक पार्ट में आता है। हाँ। जहाँ उसका वो चलता है ना, पूछताछ उसका,
एंड में। हाँ एंड में, हाँ हाँ वो वाला पार्ट सिर्फ फिलोसॉफिकल पार्ट है, वहाँ बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जहाँ से फिलोसफीज निकल के आती हैं। दूसरा प्लॉट की बात करें तो उसका एक बॉस होता है, हाँ बॉस का नाम तो बताया ही जा सकता है, हाँ हाँ फिरोज, हाँ जो मेन एविल है कह सकते हो, या evil है, हाँ। एविल है, हाँ उसका इस किताब में जो विलन है फुल। विलन है, हाँ, जो मानता है कम से कम नगप्पा जिसको अपना दुश्मन मानता है हाँ। कि उसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। तो वो फिर एक दिन उसके घर पे सुबह लेटर आता है कि आपको छुट्टी दी जाती है 1 या 2 महीने की, आपको काम पे नहीं आना, जिसकी वजह इसको नहीं बताई जाती है नगप्पा को कि क्यों। तो नगप्पा ये जानने की कोशिश करता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है, तो उसको बुलाते हैं, जैसे जो पूछताछ वाला है ना इसके साथ पार्ट वर्क, तो उसको बुलाते हैं कि तुम अपने पुराने वाले प्लॉट वो कंपनी में आ जाओ। पहले ये बेंगलोर में काम कर रहा होता है, फिर मुंबई आ जाता है, तो इसे बेंगलोर वाले उस पर बुलाते हैं प्लांट पे कि वहाँ आ जाओ, वहाँ पूछताछ होगा। फिर जब ये वहाँ जाता है तो वहाँ भी पूछताछ नहीं हो रहा होता है, वहाँ इसे पता लगता है कि एमडी चला गया है कहीं और, फिर इसे यहाँ बुला लेते हैं मुंबई, फिर ये यहाँ आ जाता तो है, इसमें फंसा तो इसे बहुत फंसाते हैं, इसे बहुत घुमाते हैं इसे। बाद में पता चलता है कि ऐसा वो क्यों कर रहे थे। तो हाँ, और बहुत अच्छा, अब बहुत अच्छा है कि सस्पेंस हाँ, खुलता है कि उसका। क्यों ऐसा कर रहे थे और क्यों interesting घुमा रहे थे उसे। बाकी इसका एक फ्रेंड रहता है, बहुत क्लोज फ्रेंड, जो बचपन से इसके साथ रहता है, जिसका नाम श्रीनिवासा रहता है। तो श्रीनिवासा, हाँ, तो ये भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है इसको, ऐसा नगप्पा को लगता है। इस किताब की खासियत ये है कि हर बात नगप्पा को लगती है, हाँ हाँ, सच हो क्योंकि हम पढ़ भी फर्स्ट पर्सन पीओवी पे रहे हैं, तो या ना हो, नगप्पा के पर्सपेक्टिव से ये किताब नगप्पा ने जो मान लिया है वो सच है, वो सच है। तो ऐसे ये किताब आगे बढ़ती है, फिर इसको सब पे शक होता है, सबको ये कटघरे में रखता है, शक के दायरे में रखता है कि सभी इसके दोषी हैं। फिर लास्ट में एक मोटा मोटी यही प्लॉट है इस किताब का। और तुम्हें कुछ अगर याद आता हो इस किताब के बारे में तो बताओ। प्लॉट नहीं, मैं तो जो बात मुझे पसंद है इस किताब की, वो बहुत ज़्यादा इस पे डिपेंड करता है कि एम्बिगस है, तुम्हें नहीं पता क्या रियलिटी में और क्या नहीं हुआ। और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि बहुत सारे एक्शंस हैं, तुम्हें लगा कि यहाँ क्यों हुआ, एक मिनट ये इसको कैसे पता, ये सही बात, ठीक है। और वो एम्बिगस है, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ना एंड में ना स्टार्टिंग में, वो तुम्हें खुद से अपने आप से थ्रेड जोड़ने, पर वो प्लॉट होल नहीं है। एक डिफरेंस होता है एम्बिग्यूटी, हाँ, और प्लॉट होल में। प्लॉट होल होता है कि कंसिडर ही नहीं करा पहले और स्टार्टिंग से पता है कि ये तो गलती से डल गया, नहीं करना था, और ये राइटर की कमी है, ये जानबूझ के रखा गया है। जैसे हारुकी मुराकामी भी करता है कभी कभी, हारुकी मुराकामी की किताबों में जानबूझ के प्लॉट होल्स डाले हुए होते हैं ताकि तुम खुद से कुछ निकाल सको। नहीं, हाँ, वो इसलिए भी तुम खुद से अपना भर लो, वो बस ऐसे छोड़ रखा, भरना भरो, नहीं भरना खाली छोड़ो, अब ना आगे जाओ। तो यहाँ पे खाली नहीं छोड़ सकते तुम्हें अपना, तुम्हारा ब्रेन खुद भर देगा वहाँ पे। ये वैसा ही नहीं जैसे जापानीज पेंटिंग्स में होता है, वो कैनवस को पूरा खाली छोड़ देते हैं और कॉर्नर पे या बीच में कुछ बना देते हैं, और इसका रीजन वो यही बताते हैं कि वो जो एम्प्टी स्पेस है ना, वो आपके अपने लिए है कि आप उसमें जो चाहें वो भर सकते हैं। ये मॉडर्न आर्ट है ना, ये लोगों ऐसी बनाने के लिए। और बताओ इस पे क्या पसंद क्या है इसमें तेरे को सबसे ज्यादा? मुझे तो सबसे ज्यादा फिलोसफी और साइकोलॉजी दो ही पार्ट्स लगे इसके। क्या फिलोसफी में, मतलब क्या क्या जैसे लाइफ के फिलोसफीज बताता है ना कि हम ज्यादातर, जैसे ये खुद को जब भी ये डे ड्रीमिंग में जाता है तो ये डे ड्रीमिंग से बाहर आके खुद को ये समझाता है कि ये गलत है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक बात आती है ना जहाँ वो कहता है कि हम ज्यादातर जिंदगी इस बात में बिता देते हैं, इफ्स एंड बट्स एंड मेबीज में हम अपनी लाइफ बिता देते हैं, जो कभी नहीं होना, हम वो सोच सोच कर। तो ऐसी ऐसी फिलोसफीज भी बहुत हैं इस किताब में। और साइकोलॉजी तो वही है कि क्योंकि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में साइकी की ही तो लड़ाई होती है, और हाथ तो चलाते नहीं, हाथ पैर तो चलते नहीं है, सिर्फ माइंड गेम्स चलते हैं, साइकिक वॉर्स होते हैं। तो ये दो पार्ट्स मुझे इस किताब की बहुत अच्छी लगी। वर्थ रीडिंग है ये किताब, पढ़नी चाहिए, और 2 बार, हाँ, और बल्कि 2 बार पढ़नी चाहिए अगर आपको एक बार में नहीं फिगर आउट हुआ। और एक बार में शायद सरफेस लेवल स्क्रैच हो सकता है, क्योंकि इस किताब में ना अंदर ही अंदर है ना स्टेट पॉलिटिक्स भी बहुत है जो हमें नहीं पता, ये लैंग्वेज पॉलिटिक्स, लैंग्वेज जातिवाद बहुत, हाँ, कन्नड़ और तेलुगु और कन्नड़, मतलब जो जिन स्टेट्स में, जैसे हैदराबाद में जाता है तो वहाँ पे जो इसको इश्यूज हैं, क्योंकि वहाँ के लोग तेलुगु बोलते हैं और ये कन्नड़ बोलता है, तो वहाँ के जो उनके इश्यूज हैं। स्टेट पॉलिटिक्स की, मैं वहाँ का हूँ, मैं तो भैया मलयाली हूँ, मैं तो केरला में होती है मलयालम, हाँ, मैं तो केरला का हूँ, तो अलग वो आइडियोलॉजी और बात करने का तरीका अलग, सोच अलग। और
अब तुम किसी और के स्टेट में काम करने जा रहे हो तो वो तुम्हें कैसे ट्रीट कर रहे हैं, बिल्कुल। और वो किस वजह से तुम्हें गलत ट्रीट कर रहे हैं, और जातिवाद के बारे में तो उसमें बहुत कुछ है ही। जाति का नाम लेकर और काम हाँ के बेस पे भी इसमें बहुत कुछ है। मतलब क्रिटिसाइज करते हैं ना, कि बता के कि तुम्हारे पापा क्या करते थे, तुम्हारी मम्मी क्या करती थी। हाँ हाँ कि तुम हाँ ये वाले, अच्छा हाँ इसमें वो वाला पार्ट है ना कि नागप्पा की कास्ट और नागप्पा का हाँ तुम्हारे पापा ये वाले वो थे और एग्जैक्टली नहीं बताते थे। तो इस बेस पे भी क्रिटिसाइज करते हैं वो उसको। हाँ क्रिटिसाइज भी नहीं, मतलब वो तो वैसे तो घटियापनी है, हाँ क्रिटिसिज्म नहीं है, पर हाँ जो भी, पर टॉर्चर एक तरह से कह सकते हो, मेंटल टॉर्चर। हाँ हाँ इसको, पर ये जो किताब है ये बहुत सब ऐसे ऐसी जगह पे छूती है। और मुझे लगा कि जैसे देखो, जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं ना तो उसमें एक सबसे ज़्यादा इशू होता है कि कभी कभी राइटर बहुत ज़्यादा चीज़ें भर देता है एक ही कहानी में जो ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, कभी कभी लैक ऑफ प्लॉट होता है, कभी कभी टू मच ऑफ प्लॉट होता है। जैसे हम कहते नहीं कि मतलब खाने की तरह समझ लो, बिल्कुल नमक मसाले ना हो तो भी खाना खराब है, पानी है वो तो उबला हो, बहुत ज़्यादा। और बहुत सारे हैं तो भी कोई फायदा नहीं है, एकदम सब मिर्ची विर्ची लगेगी, मतलब कुछ फ्लेवर ही नहीं आएगा, सब गर्मी लगेगी। तो ये किताब में ये फ़ायदा अच्छा लगा मुझे कि इसमें इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ, इसमें पॉलिटिक्स है, फिलोसफीज़ है, इतना सब। इसका प्लॉट भी वीक नहीं है, बिल्कुल वीक प्लॉट नहीं है, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत न्यू कहानी है। एक्चुअली पहली बार मैंने ऐसे कोई कहानी पढ़ी थी, सब कुछ है, स्टिल वो कहानी स्पॉइल नहीं होती, वो कहीं पे भी उसको ऐसे समझ रहे, उसके मैनेजमेंट में इशू नहीं आने देता कि तुझे लगे कि ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि बहुत कहानी पढ़ते हुए ज़्यादा लग कि नहीं अब ज़्यादा हो रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होने देते। इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है, बिल्कुल बैलेंस्ड है, बिल्कुल। हाँ बहुत बैलेंस है, मतलब पता है मेहनत दिख रही है इसमें कि बहुत सालों मेहनत हुई है इस किताब को लिखने में। और ये तेरा लैक ऑफ प्लॉट और ओवर प्लॉट को अगर मैं एक एग्जांपल समझाऊं, मैं अभी क्लिक किया मेरे बंगाल के 2 राइटर्स बहुत महान, रविंद्रनाथ एक टैगोर, आर्यन टैगोर और एक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, जिन्होंने वो लिखा था सावित्री, जो जेल गए थे, जो पॉलिटिकली एक्टिव हुआ करते थे और फिर जेल चले गए थे, और जेल से जब निकले तो स्पिरिचुअल लीडर बन के निकले। मुझे नहीं याद गूगल कर लो। मुझे बंकिम चंद्र चटर्जी और इन सब का तो नाम पता है, यही सब सुने हैं। मुझे नाम याद था उनका, अभी अभी वो तो नहीं है जिन्होंने स्लिप करके, अरविंदो, श्री अरविंदो, अच्छा श्री अरविंदो। तो ये दोनों कंटेम्पररी राइटर्स थे बंगाल के। अच्छा 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 हाँ, तो इन दोनों में ये बात दिखती है कि आर्यन टैगोर बहुत कम लिखते हैं और बहुत कुछ कह देते हैं गीतांजलि की तरह, गीतांजलि में, और सावित्री में अरविंदो बहुत कुछ, मतलब शब्दों का इतना ज़्यादा अतिक्रमण है वहाँ, मीनिंग्स उतनी ही निकलती हैं, शायद उससे भी कम निकलती हैं, पर शब्द ही शब्द भरे पड़े हैं। भारी बहुत है। हाँ, बहुत भारी भरकम है, अच्छा जिसको छोटा और आसान भाषा में भी कहा जा सकता था, पर लेंदी है उसको बहुत लेंदी बना दिया गया। हाँ, तो ये मुझे याद है यार। अच्छा मतलब तू इनडायरेक्टली कह रहा है कि सावित्री इतनी अच्छी नहीं है। अच्छी है, मतलब उसका मीनिंग अच्छा है। सावित्री अच्छी किताब है, पर लिखने का तरीका अलग हो सकता था। अच्छा हाँ, तो यही बात है कि इस किताब में बहुत अच्छे से मैनेज करा है, बहुत अच्छे ये सब कुछ फिट हो, और बड़ी भी नहीं है, 300 कुछ पन्ने की है, 350 पन्ने की है, 300, इतने से पन्नों में इतना सब कुछ, 350 पन्ने, 350 पन्ने, इतना सब इतनी छोटी सी किताब में मैनेज कर लेना। और इसमें कोट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, इवन ट्रांसलेशन में कि एवरी एक्शन हैज इट्स हिडन मोटिव्स बिहाइंड इट, लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं, पेन निकाली हुआ है। अच्छा, रूम में बड़ा अच्छा कोट है यार, नहीं मिल रहा, बड़ा अच्छा कोट था इसमें कि एवरी एक्शन हैज इट्स हिडन मीनिंग बिहाइंड देम, ऐसे करके उसको मतलब समझाते हैं कि जो भी तुम करते हो उसके पीछे 100 मीनिंग्स होते छुप के, जो तुम्हें पता भी नहीं होते यार। ये दस्तूर कहता है शायद। हाँ ये दस्तूर कहता है नगप्पा से। हाँ हाँ, सही कह रहा है। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे कोट्स हैं जो हाँ, यूज भी कर सकते हो तुम अपने लिखने में भी। और ये तो ट्रांसलेशन है, सोच कितना लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हुआ होगा इस किताब में, क्योंकि वो तो एसेंशियल है ना, हर लिटरेचर में लॉस्ट इन ट्रांसलेशन तो होता ही है, होता ही है। अनटिल अनलेस वो उर्दू से हिंदी में आ रहा है, शायद वहाँ बच जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर लैंग्वेज है ना, बहने। पर इंग्लिश और मतलब मलयालम और इंग्लिश जाना तो मतलब बहुत ही, तो इसमें तो शायद वो सब कुछ इनकॉर्पोरेट भी ना कर पाए हो, क्योंकि इवन एक सेंटेंस को लिखने का तरीका ना उसका मतलब बदल देता है ना, बदली। इवन हम जब इंग्लिश मूवीज को हिंदी में देखते हैं, हाँ हाँ तो कई चीजें हमें हाँ, और जो बातें सीरियस लगने लगी चाहिए वो मजाक लगने लगती हैं। हाँ, हाँ, तो उसको एक तो ट्रांसलेटर ने मेहनत बहुत करी इस पे, जो दिखता है कि मतलब
नहीं हो पाता ये शायद आम ट्रांसलेटर इतने कमाल तरीके से नहीं कर अच्छा, पाता। हम एक आध दो लाइंस अगर पढ़ना चाहें जो अच्छी बिल्कुल हो तो पढ़ बिल्कुल पढ़ सकते हैं ना। प्लीज। जैसे इस किताब में एक लाइन लिखी है, ये मैं कह रहा था ना फिलोसफी वाले पार्ट, हाँ हाँ उसी में समझ लो इसे कि दस्तूर समझाता है जब नकप्पा को, हाँ हाँ तो कहता है कि आई नो यू आर ट्रू, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम सही वाले साइड खड़े हो, हाँ। बट ट्रूथ इज नॉट सेल्फ एविडेंट, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है बोलो। nor does it automatically prove itself based on reality as you think it does। हाँ तो उसे समझाता है कि मैं जानता हूँ तुम सच हो, पर सच खुद को साबित नहीं कर सकता। हाँ उसे साबित करने के लिए बहुत तरह की प्रूफ चाहिए और भी चीजें, प्लानिंग स्ट्रेटजी चाहिए। सॉरी। कैसे उसको तुम प्रूव करोगे, सेल्फ एविडेंट नहीं होता ट्रुथ। तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, बहुत अच्छा। और इतना मेहनत है, पढ़ना भी बहुत मेहनत है वैसे इसको, क्योंकि बीच में एक पॉइंट आएगा, शायद स्टार्टिंग का 20% बहुत इंटरेस्टिंग है, बीच में एक स्लम्प आएगा जहाँ पे तुम्हें लगेगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ एग्जैक्टली, ये वाला पार्ट आएगा। बीच में बहुत पार्ट आएगा मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हो क्यों रहा है, कहाँ जा रहा है प्लॉट, तुम खो जाओगे। पर वहाँ पे छोड़नी नहीं है इस किताब को। एक और बड़ी एंड में जाके, एंड में नहीं, 60% जब 20 से लेके 70 तक हाँ ये चलेगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, ये मतलब इधर क्यों गया, या इसने ये क्यों बोला, क्लियर इमेज नहीं दिखेगी एक पार्ट हाँ, एक टाइम पे आके। इसने ये क्यों बोला, तुम बार बार पढ़ोगे। पर 70 के बाद जब थर्ड एक्ट आएगा, थर्ड पार्ट आएगा, है ना, वो सब रिजॉल्व कर देगा, वो तुम्हें सब समझाएगा सही से। लिटरली किताब तुम्हें सही से समझाएगी कि हुआ क्या है तेरे साथ। उसने नागप्पा को भी ट्रिक करा है, तुझे भी ट्रिक करा है, सबको, सही बात। रीडर को भी ट्रिक करा है इसके रीडर को भी ट्रिक करा, एग्जैक्टली। एक और बात है जो बहुत खास है, बताओ। ये दस्तूर वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत कुछ सिखाता है। मतलब दस्तूर हाँ उसको जब समझा रहा होता है, हाँ उसको सब कुछ, तो नागनाथ को भी बहुत कुछ सिखाता है और रीडर को भी बहुत कुछ सिखाता है। यहाँ नागनाथ को ना, एक नागनाथ यहाँ नगप्पा को ही कहा जा रहा है। नगप्पा को ये लगता है कि वो सिर्फ अपने मेरिट के बेस पे और सिर्फ अपने टैलेंट के बेस पे आगे चला जाएगा, कॉर्पोरेट में बहुत ऊपर चला जाएगा। तो वो दस्तूर से समझाता है कि इट्स नॉट इनफ, तो दस्तूर से समझाता है कि इट्स नॉट इनफ टू हैव ग्रेट एम्बिशन टू राइज इन योर प्रोफेशन मिस्टर नागनाथ। ऑल्सो मेरिट अलोन will not take you there, बहुत बढ़िया। as you seem to think. You need all the strategies you can marshal, along with skill and dexterity to climb up. अरे तो हमें भी हर जॉब से पहले कॉलेज वाले समझाते हैं ये सब चीजें इनडायरेक्टली, बस कि सिर्फ डिग्री नंबर लेने जरूरी नहीं होगा, टैलेंट और डिग्री से ही तुम्हें बहुत ऊपर ऊंचाई नहीं मिलेगी। तो ठीक है, बाकी अब कंक्लूड मेरे लिए तो करते हैं। 10 आउट ऑफ 10 है ये किताब। Exactly, मेरे लिए मैंने भी है। इतनी कमाल हिंदी इंडियन नॉवल नहीं पढ़ी, मतलब इंडियन लैंग्वेज में लिखी हुई नॉवल नहीं पढ़ी अभी तक। जितना मैंने पढ़ा है कम पढ़ा है इंडियन लैंग्वेजेस में लिखा हुआ, पर हाँ अभी तक इसके बराबर नहीं पढ़ी। ये बहुत सुपीरियर काम है ये, मतलब ये पूजनीय है अपने हमें किताब। ये तो पढ़ाने लायक है, अगर और खरीद सकते, बहुत सस्ती भी है ये। नहीं, अभी तूने जो बात कही ना बिल्कुल सही है, ये पढ़ाने लायक है। हाँ ये पढ़ाने लायक, ये एकेडमिक्स में अगर हो ना, तो इससे बच्चे बहुत वैल्यू सीखेंगे। हाँ हाँ, अगर लिटरेचर वाले बच्चे हैं या फिर रेगुलर बच्चों को भी खुद पढ़नी चाहिए एक बार, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या होता है, एक आइडिया लग जाएगा कि जो सपने देख रहे हैं अपन कॉर्पोरेट जॉब के, वो नहीं होता एक्चुअली में है क्या। मैं जो कहानी लाया था, हाँ अब इस किताब को समाप्त करते हैं। हाँ मेरी शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है, जो लाया हूँ, लिहाफ लिखी इस्मत चुगताई ने 1942 में उर्दू में एक मैगजीन के लिए लिखी थी, जर्नल के लिए, अदब लतीफ़। ठीक है, जब हुआ क्या, जैसे ये आई शॉर्ट स्टोरी तो हंगामे मच गए, लोगों ने शोर मचाना चालू कर दिया, ऑब्स्सीनिटी के चार्जेस लग गए इन पे कोर्ट में। एग्जैक्टली। तो था कि इस्मत चुगताई से कि आप सॉरी बोल दीजिए, आपने ऑब्स्सीनिटी मतलब बेहूदगी करी है। हाँ तो मैं कहा था उन पे चार्जेस लगे, और पूरा पॉइंट ये था कि मैं सॉरी बोल दो, आपने बदतमीजी करी है, सॉरी बोल दो, मान जाओ और एक्सेप्ट कर लो कि अब से नहीं करेंगे। ठीक है। तो इस्मत चुगताई ने ऑब्वियसली मना कर दिया कि भाई ऐसे कैसे, घर का राज थोड़ी ना। जैसे भगत सिंह से कहा था कि आप माफी मांग लो, छोड़ दे, कह रहा अरे माफी, मेरे को तो गोली मारो। हाँ सही बात। तो उनसे भी बोला गया, इन्होंने केस लड़ा, कोर्ट में केस लड़ा, और केस ही जीत गई एंड में। और जीती किस बेस पे कि हम
और बड़ा ट्रिकी तरीके से जीते। और ट्रिकी, ये पूरी कहानी ही बहुत ट्रिकी है इन द सेंस, लिखा बड़े तरीके से है, बड़ा फंसा के लिखा है, डायरेक्टली कुछ नहीं है। इन्होंने भी लिखा कि हमने डायरेक्टली कोई ऑब्ससीनिटी नहीं है, सजेस्टिव है और एक बच्चे का एक्सपीरियंस है, इसमें कुछ भी बदतमीजी नहीं है। इवन उन्होंने विकिपीडिया में लिखा है कि वो प्रोसिक्यूटर को किताब देते हैं शॉर्ट स्टोरी, आप इसमें ढूंढ के बताइए कहाँ ऑब्ससीनिटी है, पिन करिएगी, ये बदतमीजी का वाला सेंटेंस है, ये गली गंदी गाली है, ये कुछ है, नहीं कर पाए। और वो केस जीत गई। और अगर किसी को पता हो, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, एक एंथोलॉजी कलेक्शन आया था शॉर्ट स्टोरीज का, ठीक, बाद में अंगारे के नाम से। अच्छा, अंगारे, उसमें उर्दू के बड़े बड़े राइटर्स मंटो और साजिद हसन, और ये साजिद हसन नहीं है, सादत हसन मंटो तो उनका पूरा नाम है, और एक साजिद अली भी शायद राइटर थे, और अली हमजा ऐसे ऐसे करके नाम, अली रज़ा ऐसे ऐसे करके नाम के राइटर थे, बहुत सारे उर्दू के पॉपुलर, जो मैंने नहीं पढ़ा ऑब्वियसली। ठीक, और उसमें चुगताई भी, उनकी छोटी शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन था, वो भी बैन हो गया था। अच्छा, 5 डेकेड शायद बैन रहा था वो, मतलब 50 साल बैन रहा था वो, कि ये पढ़ने लायक नहीं है बच्चों के। तो हमेशा से रेवोल्यूशनरी रही है इसमें चुगताई। और इस कहानी के बारे में अगर मैं बताऊँ तुम्हें, इस कहानी का क्या है प्लॉट बिल्कुल बेसिक, अगर मैं उसका थ्रेड तोड़ूँ ना, तो थ्रेड जो है बेयर, ये है कि एक लड़की है, बड़ी शैतान है, लड़ती रहती है अपने घरों में अपने भाइयों से, टीनेजर लड़की जिस हिसाब से मुझे समझ आ रहा है 15-16 साल की, ठीक है, और अपने भाई से लड़ती है, अपने भाइयों के दोस्त से गुथाई मार पिटाई में लगी रहती है, उसे पीट रही है, कभी जूता में पेल चलती रहती है। तो उसकी माँ उससे गुस्से में रहती है कि क्या बदतमीज पागल लड़की है, तो लड़कों से लड़ती रहती है, आदमियों की तरह बिहेव करती है। मौसी कहाँ रहती है अपने वो? सुनो तो, अपनी मम्मी के यहाँ रहती है। अच्छा, उसकी मम्मी उसे ले जाती है कि मैं मामा के घर जा रही हूँ आगरा, तू भी मेरे साथ चल। और उसे बेगम जान नाम की एक उसकी मम्मी की दोस्त है, जिसको वो मौसी मानती है, उसके घर छोड़ देती है 1 हफ्ते के लिए। अच्छा, अच्छा, वो है मौसी। ठीक, पहले वो रहती है अपने घर पे ही है, पर हाँ वो 1 हफ्ते के लिए वहाँ जाती है। और बेगम जान क्या है, बेगम जान एक 40-45 साल की औरत है, जिसकी बड़ी जवानी में शादी हो गई थी एक बूढ़े नवाब से। अच्छा, बूढ़े नवाब बड़ा अच्छा इंसान था, बुरा आदमी नहीं था, उससे शादी हो जाती है। पर वो परेशान रहती है बुढ़े से, बोरिंग आदमी है, हज करता रहता है, लोग हज कराता रहता है, पढ़ाई लिखाई की बातें करता है। उसको पसंद ही नहीं था कभी भी आदमी, शादी करा दे। और उसका बस ऐसी उम्र बढ़ती रहती है अकेले बेचारी औरत की, एक कमरे में बंद, ना बाहर जाने देता उस बेचारी को घर से, वो घर में बंद बंद उसकी उम्र बढ़ती रहती है। जिस दिन बुढ़ा मर जाता है वो ठीक हो जाती है, उसके चेहरे पर रंग आ जाता है वापस। तो ये अब उस बच्ची का उस औरत के घर में 1 हफ्ते का एक्सपीरियंस है, इससे ऊपर कुछ नहीं। अच्छा, ये है, ये बेयर थ्रेड है इस कहानी का, पूरी 1 हफ्ते जो उसके वहाँ पे वो देखती है और उसके साथ होता है वो है। अब ऑब्वियसली ये क्वेर जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी बर्बाद, क्वेर QUEER का मतलब, ये मतलब गे किताब है। अच्छा, ये शॉर्ट स्टोरी लेस्बियनिज्म पे है, ठीक है, जो बेगम जान है ऑब्वियसली लेस्बियन है, और इसमें ना कुछ भी डायरेक्ट नहीं है, कुछ भी। अच्छा, ये बात भी डायरेक्ट नहीं है कि बेगम जान लेस्बियन है? नहीं, कुछ भी नहीं। इवन उनके जो पूरे एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी डायरेक्टली नहीं लिखा है, पर डायरेक्टली नहीं लिखा है। इवन ये किताब पे चाइल्ड अब्यूज पे भी है। अच्छा, जो हम बच्चे को फॉलो करते हैं ना, उसके साथ अब्यूज भी होता है उस घर में, सेक्सुअल अब्यूज। अच्छा, ये उसके बारे में भी बताती है, पर वहाँ पे भी डायरेक्टली कुछ नहीं बताती है, बस तुम्हें फील कराएगी कि शायद तुम्हें महसूस हो जाएगा कि शिट ये अब्यूज ही है जो हो रहा है यहाँ पे, सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है। डायरेक्टली किताब कुछ नहीं बोलेगी, डायरेक्ट किताब तो दिखाएगी कि देखो जैसे हमारी सोसाइटी है, समाज की तरफ दिखाएगी, देखो ये तो मजाक है, घर के मजाक है बस, ये थोड़ी ना कुछ है, इससे थोड़ी ना कुछ होता है, पर वो तुम्हें फील हो जाएगी शिट ये अब्यूज ही हो रहा है। इसका तो बहुत अच्छा पार्ट है। अगर मैं दिखाऊँ ना, एग्जाम्पल दूँ कि कैसे इनडायरेक्टली चीज़ों को कहते हैं, तो मैं बताता हूँ। देखो एक लाइन है, पढ़ के सुनाता हूँ मैं। हर करवट पर लिहाफ नई नई सूरत बनाकर दीवार पर साया डालता, मगर कोई भी साया ऐसा ना था जो उन्हें जिंदा रखने के लिए काफ़ी हो। ऐसे ऐसे और भी सुनाता हूँ, और एक दो तो बहुत अजीब है कि कच्ची अम्मियाँ खट्टी होती हैं बेगम जान। अरे, और एक और बताऊँ तो बहुत, ये तो महसूस ही हो जाएगा कि ये तो कहाँ जा रही है बात। चपड़ चपड़ कुछ खाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई मजेदार चटनी चख रहा है। अरे यार,
हाँ तो देखो ये सजेस्टिव है भैया, लिखा तो कुछ भी नहीं है, एक बच्ची के दिमाग में ये थॉट आया कि चपड़ चपड़ चटनी खाने के बाद, पर ये सजेस्टिव है, तुम्हें समझ आ रहा है कि बात क्या होती है। बहुत स्मार्टली और स्किलफुली लिखा हुआ है ये। कितनी पसलियाँ होती हैं, एक तरफ 9 और दूसरी तरफ 10, ये हटाओ तो हाथ, हाँ 1 2 3 गिन रही। हाँ तो इसमें इसमें देखा जाए ना ये बड़ी सीरियस है पर फनी भी है, जैसे ये बातें पढ़ के फनी लगती हैं, पर तुम जब तू उस बच्ची के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपीरियंस करेगा ना, वो सब ये कंसिडर करेगा कि अरे यार उस बच्ची के साथ क्या हो रहा था वहाँ पे उस घर में, वो क्या देख रही थी या क्या सुन रही थी, और वो बच्ची कॉन्स्टेंटली बोलती है 2 दिन के बाद कि मुझे घर जाना है, मुझे घर वापस जाना है, पर वो घर भी वापस नहीं जा सकती है। तो तुम्हें पता चलेगा ये काफ़ी डार्क कहानी है, बहुत ज़्यादा डार्क है एक्चुअली। तो ये बच्ची जो है इसकी माँ कहाँ रहती है उस दौरान? इसकी माँ गई है आगरा मामा के घर पे, पर साथ लेके नहीं गई है। इसकी माँ इसे यहाँ छोड़ के चली गई क्योंकि इसी बच्ची को शौक है इसके घर पे रहने का, बेगम जान के। हाँ। और यहाँ पे कैरेक्टर जो है ना मेजर, वो एक तो वो लड़की है, उसका नाम नहीं है कुछ भी, बेगम जान है, और बेगम जान की मसूज होती है ना जो मसाज करती हैं, वो है रब्बो। जिसको नहीं पता, मसाज करने वालों को रब्बो कहते हैं उर्दू में, मुझे भी पहली बार पता चला है पढ़ के, रब्बो। तो वो है। अब तुम्हें पता चलेगा कि इसमें बहुत सारा पार्ट है कि बेगम जान को खुजली बहुत होती है, बेगम जान मालिश बहुत कराती है, बेगम जान 2-2 घंटा नहाती है, तो रब्बो के साथ सोती है, रब्बो के साथ खाती है, रब्बो के साथ उठती है, और चद्दर में हाथी बनता है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। अब मैं इसको सही है। अब मैं इसको क्या ही किसी को एक्सप्लेन करूं, कुछ नहीं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये अब सबके दिमाग इतने तो काम करते ही हैं शायद कि वो क्या कह रही हैं, पर ये तो शायद राइटिंग का कमाल है। और 1942 में तुम ऐसी कहानी लिखो, मतलब ये कहानी लिखो इतनी ब्रेव, इतनी खुली हुई, और साथ साथ बंद भी। हाँ, और तुम बच भी जाओ कुछ, मतलब मीनिंग्स के हवाले से खुली हुई, और शब्दों के हवाले से बंद। और तुमने लिखा बहुत बड़े, तुमने एक्सप्लेन करा इसे। तुम इसे लिखो और कोई भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम में ना पड़ो समाज की, क्योंकि उस टाइम पे तो मुझे नहीं लगता कि कम रूढ़िवादी होते लोग, बल्कि ज़्यादा ही होते होंगे आज से तो। और क्या, बहुत ज़्यादा। तो उन सब की अवॉइड करते हुए, आराम से साइड से निकलते हुए, तुमने जो कहना था कह दिया, और जिसको समझना था समझ गए हो। तो ये बड़ा क्रिएटिव राइटिंग है, और ये शायद इससे पता चलता है ना कि शायद तनाव बड़े समय में, तनाव का समय होता है ना जब बुरे हालात, टेंशन, और जब सरकारें दबाती है या कोई भी सामाजिक दबाव होता है, तो अच्छा आर्ट बाहर आता है। एग्जैक्टली, है ना, क्योंकि ये तो अच्छा खासा एग्जाम्पल है। मतलब अंग्रेज सरकार भी तुम्हारे सर पे जो इसी के लिए बैठी है, ब्लास्फेमी और ऑब्ससीनिटी के कानून लेके, तुम्हारा समाज भी बैठा है, रिलीजियस गुरु भी बैठे हुए हैं, और तुम ऐसा कुछ लिख कर और पतली गली पकड़ के निकल जाते आराम से निकल जाओ, कोर्ट को भी प्रूफ कर दो कि देखो भाई, बहुत बड़ी बात है, और कोई बहुत तेज इंटेलेक्चुअल ही कर सकता है। अभी मैं उनकी और भी पढ़ूंगा, एक और पढ़ रहा था सास, वो जिस दिन पढ़ूंगा बात करते हैं उसके ऊपर, पर जबकि सारी पूरी करूंगा अब अगले बात वही। पर लिहाफ सबसे पॉपुलर है, इसलिए मैंने सोचा था लिहाफ के बारे में बात करना जरूरी है। इस पे कोई वो भी आई थी ना, वेब सीरीज, फिल्म आई थी फ्लेम, शबाना आजमी थी उनमें। अरे वो फिल्म भी बैन हो गई थी। अच्छा, फिल्म भी नहीं चली वो? चली क्या, बैन ही हो गई थी, अप्रूवल ही नहीं मिला था शायद उस फिल्म को। अच्छा, वो इसी पे बेस्ड थी वो फिल्म भी, पर वो ऑब्वियसली, और वो तो शायद लेट आई थी, 90s में आई थी शायद वो फिल्म। फायर नहीं, फ्लेम नाम, फायर नाम है। अच्छा, फायर देखना। दरअसल लिहाफ ना एक वेब सीरीज भी है जो वूट पे है। अच्छा, ये नहीं पता मेरे को। हाँ, लिहाफ एक वेब सीरीज जिसमें इस्माइल चुगताई की अपनी कहानी है, वो कोर्ट केस है पूरा। अच्छा, जब वो लड़ती हैं कोर्ट केस। अच्छा, ये नहीं पता था मेरे को। हाँ, तो अगर कोई देखना चाहे, अच्छा हाँ, वो कोर्ट केस को देखना चाहेगा तो ये पूरा केस देख सकता है इनका। हाँ, अगर वोट हो किसी पे तो। हाँ, पर फायर भी देख सकते हैं। फायर मैंने देखी नहीं आज तक, तो पता कुछ कह नहीं सकता, पर हाँ ये तो पढ़ 10 पन्ने की, और कोई भी पढ़ सकता है। 10 पन्ने तो कभी भी, शायद आधा घंटा है 10 पन्ने, और क्या, इतना टाइम, 1 घंटा ज़्यादा था मतलब समझने के लिए। और क्या है, और मज़ेदार है पढ़ते टाइम, ऐसा नहीं लगता कि। और एक और बहुत अच्छी चीज़, देखो तुम बातें डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो, तुम छुपा छुपा के बोल रहे हो, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा हो रहा है, रुक जाओ, है ना। अब ये तो सही से बोल देना, ये तो डायरेक्टली बोल देना, तो इसको क्यों छुपा रही है।
नहीं, इसमें चुपता ही सब कंसिडर करके चलती है। जो चीज़ें डायरेक्ट हैं वो डायरेक्ट हैं, जो चीज़ें छुप के बोली जाएंगी वो बोली ऐसा जाएंगी। नहीं लगता कि किस्मत चुगताई ने इस लिहाफ से होने वाली परेशानी पहले ही फोर्स ही कर ली हो, हाँ और उससे बचने के लिए अपने लेखनी में इतना हाँ वो डाला हो, इतना स्मार्टली लिखा हो इस चीज को कि मैं कैसे बचूंगी जब ये बात। हाँ, क्योंकि अभी जो मैं उनकी दूसरी वाली भी पढ़ रहा था सास, उसमें कुछ चीजें हैं जो आराम से सीधी सीधी बता रखी हाँ है, हाँ हाँ हाँ, है ना। बिल्कुल पर लगता यहाँ है। पे जानबूझ के इन्होंने, बिल्कुल लगता है कि इन्होंने सेंस कर लिया था कि ये चीज मुसीबत बनेगी, हाँ हाँ तो उस टाइम कैसे बचना है मुझे, हाँ हाँ, उसकी तैयारी पहले कर और ली इनके है। दो सादत हसन मंटो थे जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है कोर्ट्स में। मतलब उनकी तो हर हफ्ते का था ना, उनका दूसरा घर हुआ करता था Exactly. लाहौर कोर्ट, क्योंकि जाना ही है वहाँ तो। जैसे हम जाते हैं ना कॉलेज, जाना ही है। तो हाँ, ये कहानी है लिहाफ। अच्छा, मैं क्या कह रहा विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट टू सादत हसन मंटो। था, अरे जीने साथी है। हाँ। और मुझे लगता है सादत हसन मंटो को अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा तो उन्हें बुरा भी लगेगा। और कोई करेगा भी नहीं, मतलब वो तो बहुत खुले हुए आदमी थे ना। जो जानता होगा उनके काम को, उनको शायद वो डिसरिस्पेक्ट उन्हें मुझे करेगा। पूरा यकीन है, अगर मैं सादत हसन मंटो को कोई मुंह पे डिसरिस्पेक्ट करे तो शायद माँ की गाली दे देंगे वो। क्योंकि मंटो का नेचर तूने देखा है। मतलब किसी किसी बातें करना कि अगर मैं जो कहानियाँ लिखता हूँ वो बदतमीजी है तो फिर ये समाज रहने के नाकाबिले बर्दाश्त है। मतलब ये उसका मतलब ऐसा होता है कि अगर मेरी कहानियां गंदी है ना तो फिर ये समाज भी गंदा ही है तुम्हारा। तो ऐसा एटीट्यूड रखने वाला इंसान उसको, मेरे को नहीं लगता उसको बुरा लगेगा, वो तो बुरा बोल के जाएगा ना फिर। मिलता जुलता ना एटीट्यूड गालिब का भी था। उनका एक नज्म है, मुझे नज्म नहीं शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें उन्होंने यही बात कही है कि अगर मेरी लिखी हुई चीज तुम्हें पसंद नहीं आ रही तो भाड़ में जाओ। कौन सा शेर है? पता नहीं, मुझे याद है, मैं देख के बताऊंगा। डायरेक्ट लिखा है कि अगर मेरी लिखी हुई की बात तुम्हें पसंद नहीं आई भाड़ में जाओ। नहीं, गालिब का तो एटीट्यूड वहाँ पे भी नजर आता है ना कि पूछते हैं कि कौन है गालिब, अब आप ही बतलाएं कि हम बतलाएं क्या? अबे बहुत एटीट्यूड से बात हुआ तुम राजा साहब हो। कितना इगोइस्टिक आदमी है। हाँ, तो मतलब मेरे हिसाब से सबको पढ़नी चाहिए एक बार। और मुश्किल है, मुश्किल किस सेंस में, पढ़ने में थोड़ी सी ऐसा अनकंफर्टेबल लगेगा शायद पहली बार, थोड़ी सी उर्दू के वर्ड आएंगे जो समझ नहीं आएंगे। बाकी आसान है, एक बार पार हो जाएगा तो हो जाएगा, एक बार पढ़ लो। और शायद बड़े लोग ही फिगर आउट कर पाए कि लिखा क्या है। मतलब अगर कोई 14 साल का बच्चा लेके बैठ जाए तो शायद वो ना समझ पाए कि लिहाफ क्या है। ये तो मुझे लगता है शायद, हाँ, 14 साल के बच्चे को शायद पता भी ना हो लिहाफ है भी कि नहीं है, कौन नहीं, अगर कोई सुन भी रहा हो तो। हाँ, 18 साल से ऊपर के लोग इस पढ़े हैं वैसे तो। लिहाफ का मतलब क्या होता है? कंबल, रजाई, चद्दर। हाँ, लिहाफ। हाँ, चद्दर मतलब होता है प्रोड्यूसर साहब, मतलब जो ढकने के काम है खुद को। ठीक है। पर यहाँ पे अलग ही काम है उसका, मतलब हाँ, एक और बहुत चीज़, एक मेटाफर मिला है यहाँ पे कि यूजुअली हम लिहाफ को किस लिए यूज़ करते हैं ना, ढकने के लिए, छुपने के लिए, शर्म। तो यहाँ पे भी वही है, लिहाफ वही ढकने वाली चीज। हाँ, इस कंबल या रजाई जैसा कुछ। इस किताब में भी इस्तेमाल, आमतौर पे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम अच्छी चीज़ को छुपा के रखेंगे, ढक के रखेंगे। यहाँ पे छुपाने की बात हो रही है कुछ। यहाँ पे अलग तरीके से उसे इस्तेमाल करा है, बहुत मस्त है। यहाँ पर हाथी को छुपाने के लिए लिहाफ। और जो हया और शर्म वाला है ना, उसको बहुत बढ़िया तरीके से प्ले करा है इन्होंने। जो रिलीजियस होता है ना कि शर्म, बंद पर्दा, हया, उसको जो प्ले करा है ना इसमें मचुता जी ने, अरे यार बहुत मजा है। मतलब एक बार पढ़ो, सब पढ़ो प्लीज। हाँ, अब ठीक है, 2 किताबें हो गई हमारी, शिकारी द हंट और लिहाफ। बाय। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगले हफ्ते फिर आ जाएंगे। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। अगर किसी के पास सजेशन हो तो आगे दे सकते हैं इंस्टाग्राम पे मुझे, या फिर मेल कर दो अगर कोई ज़्यादा ही भला इंसान हो तो। हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी चीज़ें लेकर आएं। अगर तुम्हारे पास कोई सजेशन हो, शायद ये किताब पे बात कर सकते हो, हमने पढ़ी होगी तो हम कर लेंगे। आपकी किताब हो, बहुत अच्छी किताब होगी तो इतनी जहमत भी उठा लेंगे कि हम पढ़ लें, उठा के पढ़ लें। हाँ, तुम्हारी किताब हो, तुम अपनी किताब हमें भेज दो, हम पढ़ लेंगे। बिल्कुल, है ना, पढ़ लेंगे यार। अच्छा, हार्पर कॉलिंस आई थी, वो तो पढ़ी नहीं। अरे वो किताब वो वाला कहानी है। हाँ, दोनों ही किताबें, मेरी वाली भी तेरी वाली भी। हाँ, तीनों लोगों
तुम्हें कौन सी मिली थी भाई? मान कोई याद नहीं मेरे को, बट लव लव ट्रायंगल टाइप कुछ था। अच्छा, मतलब नहीं पढ़ने लायक किताब। हाँ, मेरी भी पढ़ने लायक नहीं थी। मैंने उसको सजा के रखा है कि मैं किसी को कभी गिफ्ट दूंगा। हाँ, देखने में अच्छी है। हाँ हाँ, कवर बहुत सुंदर है मेरा भी ना, cover हार्पर बहुत- कॉलिंस ना कवर सुंदर होता है किताब कैसी भी अंदर। अब इससे हमें कहा हार्पर कॉलिंस का भी पैसे नहीं देगा, तुमने पहले एपिसोड में बोल दिया कि हार्पर कॉलिंस की किताब बड़ी सुंदर होती है, अंदर बड़ी। पर बहुत बड़ा पब्लिकेशन है। बड़े मालिक बुरा नहीं मानेंगे। हाँ, बड़े मालिक बुरा नहीं मानेंगे। तो ऑन दैट नोट आई थिंक आज चलते हैं, समाप्त करते हैं।